अस्सलाम वालेकुम बेटा हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन तक छोड़ा था और आज जो है हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन में छोटा सा रिकैप देते हैं आपको कि इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स। हमारे पास शेल्स जो हैं न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं। जो छोटा शेल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम आएंगे और जो बड़ा शेल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आएंगे। इस बेस के ऊपर जब सारे के सारे एटम्स को चेक किया गया तो पता ये चला कि जो शेल नंबर 1 है, चाहे वो हाइड्रोजन का हो चाहे वो यूरेनियम का हो, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। इस तरीके से सारे एटम को जब चेक किया तो सेकंड शेल में कैपेसिटी बढ़ गई और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इस तरीके से थर्ड शेल में ज्यादा आने चाहिए थे, लेकिन जब चेक किया जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था वो आपके सामने डिस्प्लेड है कि 8 ही आते हैं, तो यही रहेगा। इसके बाद फोर्थ शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हमारे पास जो है 20 एलिमेंट्स हैं और फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में जब अगर कंफ्यूजन करनी पड़े आपको तो उसमें हमें करना ये होगा कि ये जैसे हमने लिखा था, इनके एटॉमिक नंबर अगर हमें दे देता है तो हमें इनके इलेक्ट्रॉन्स पता चल गए और इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो पहले शेल में 2 आ जाएंगे, दूसरे में हमारे पास 8 आ जाएंगे। इस तरीके से 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए एंड फिर हमारे पास 1 आ जाएगा। इसमें हम लिखते हैं तो 2 आ जाएगा, इसमें 8 तो हमारे पास 10 हो गए और फिर 5 और ऐड कर देंगे तीसरे शेल में, तो कहानी खत्म। थर्ड में हमारे पास 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 8 आ जाएंगे तो टोटल 10 हो गए, इसमें 7 आ जाएंगे एंड इसमें 2 एंड 8 10 हो गए, ये 8 और ऐड कर दिए तो 18 हो गए, तो 20 है टोटल, तो 2 इसमें आ जाएंगे। सो दिस विल बी द लास्ट कंफ्यूजन। 20 एलिमेंट्स की हमें आनी चाहिए। इसके बाद जो है आज इसको आगे लेके चलते हैं और आगे जो है हमारे पास एक और छोटा सा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड आयंस। तो आयन का मतलब होता है चार्ज्ड पार्टिकल्स। चार्ज्ड पार्टिकल। अगर आपको ये बात पता है कि चार्जेस 2 टाइप के होते हैं, एक चार्ज होता है हमारे पास पॉजिटिव और दूसरा चार्ज होता है हमारे पास नेगेटिव। इस वाले को भी हम आयन कहते हैं और इस वाले को भी हम आयन कहते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज हो उसे हम कहते हैं कैटाइन और अगर नेगेटिव हो उसे हम कहते हैं एनाइन। तो कैटाइन की डेफिनेशन हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल formed by of electrons. सिमिलरली यहां पर डेफिनेशन हो जाएगी हमारे पास नेगेटिवली चार्ज्ड particles formed by of electrons। यहां पे एग्जांपल है हमारे पास Na पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, जबकि यहां पर हमारे पास एग्जांपल है फ्लोरीन नेगेटिव, ऑक्सीजन -2 एंड नाइट्रोजन -3। अब हमने कुछ ब्लैंक स्पेस यहां पे छोड़ी है और हमें डिसाइड करना है कि किस केस में कौन सा इलेक्ट्रॉन या तो आएंगे या फिर जाएंगे। तो पहला काम तो हम ये करने जा रहे हैं कि हम लिख रहे हैं सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 है एंड मास नंबर 23। तो अगर आपसे पूछा जाए इसमें प्रोटॉन कितने हैं, यू विल से कि 11 एंड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 11। एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज +1 होता है तो 11 के ऊपर पॉजिटिव 11। सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है तो इसलिए चार्ज आ जाएगा -1। नेट चार्ज किसी भी एटम के ऊपर 0 होता है, ये डेफिनेशन में लिखवाया था, एटम इज न्यूट्रल। आप प्रोटॉन का नंबर चेंज नहीं कर सकते, दिस नंबर इज आइडेंटिटी, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो फिर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर चेंज करते हैं तो आपके पास इनका आंसर जो है इनके ऊपर चार्ज आ जाएगा। मतलब अगर प्रोटॉन आपके पास पॉजिटिव 11 हो जो कि फिक्स है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैं इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दूं, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन जो है मैं एक डाल दूं इसमें, अब इसका नेट चार्ज -1 आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। अगर किसी पार्टिकल को हम देंगे उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और दूसरी पॉसिबिलिटीज की क्या हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मैं इसके प्रोटॉन्स को फिक्स रखूं पॉजिटिव 11
11 प्रोटॉन है इसमें, और अब इसके इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं मैं, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं तो रह जाएंगे 9, और 9 पे चार्ज आ जाएगा -9। इसको हम नेट चार्ज देखें तो हमारे पास आ जाएगा +2। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों केसेस में अगर गौर से देखें, यहाँ पर आपके पास ये नंबर दोनों का बराबर था। अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन करवा दें तो नेगेटिव चार्ज आ जाता, और अगर आप इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस केस में अगर आते हैं, आप इलेक्ट्रॉन आप लॉस करवा दें तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर नंबर 1 के पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे, और जब गेन होंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मैं यहाँ पर आपसे इसका क्लू ले लेते हैं। इस बेस के ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे या जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसी बेस के ऊपर चार्ज होगा। मतलब अगर हमें कोई कहता है पार्टिकल x+3, इसका मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से लूज हुए हैं। अगर हमें कोई कहता है कि एक पार्टिकल y है -2, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हुए हैं। तो इन पार्टिकल्स को हम केटाइंस एंड एनाइंस कहते हैं। और अब हमें क्वेश्चन ये है कि why atoms form ions, एटम्स को क्या जरूरत पड़ी है कि वो आयंस बनाएं। द आंसर इज टू बिकम स्टेबल। जैसे इंसान की जिंदगी में स्टेबल होने के लिए सुकून की जरूरत है, ऐसे ही एलिमेंट्स को स्टेबल होने के लिए जिस चीज की जरूरत है उसे हम कहते हैं कंप्लीट देयर ऑक्टेट, या ऑक्टेट नहीं समझते तो आउटर शेल। लाइक नोबल गैसेस, नोबल गैसेस हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, उनके आउटर शेल कंप्लीट होते हैं और वो रिएक्शन नहीं करते, तो बाकी सारे एलिमेंट्स भी उन्हीं को फॉलो कर रहे होते हैं। टू बिकम स्टेबल दे आइदर लूज इलेक्ट्रॉन्स, तो केटाइंस बन जाते हैं, और गेन इलेक्ट्रॉन्स, तो एनाइंस बन जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एलिमेंट के ऊपर क्या चार्ज आएगा, वो कौन सा आयन बनाएगा, ये भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ऑलवेज लीस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इज प्रेफर्ड। मतलब अगर उनको लूज करने हैं तो कम नंबर लूज करें या फिर कम गेन करें। इस बात को समझाने के लिए हम इसके साथ एक और पेज लगाते हैं यहाँ पर, और वो एलिमेंट्स जो हमने लिखे थे इससे पहले वैसे ही कुछ एलिमेंट्स उठाते हैं। हमने उठाया सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, इसमें आपके पास 2, 8 एंड 1 है। इसका आउटर शेल कंप्लीट नहीं है, इसके पास 2 रास्ते हैं। नंबर 1, ये 7 अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने पे ये बन जाएगा 2, 8 एंड 8। इस तरीके से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। और दूसरी पॉसिबिलिटीज के लिए ये है कि अगर ये इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे तब इसके पास हो जाएंगे 2 एंड 8। इस तरीके से भी ये स्टेबल हो जाएगा। इनमें से वही काम होगा जिसमें कम इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हों। इसका मतलब ये एक लूज करना इसके लिए आसान होगा, तो इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये लूज करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसके ऊपर जो चार्ज आएगा सोडियम के ऊपर, तो सोडियम के ऊपर चार्ज आ जाएगा +1, ये आयन बनाएगा ये। ऑन द अदर हैंड अगर हम कोई और एलिमेंट उठाते हैं, जैसे हमने उठाया इस बार ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंफ्यूजन लिखी 2 एंड 6 हो जाएंगे। अब इसके पास अगेन 2 रास्ते हैं कि अगर ये 2 गेन कर ले तो ये बन जाएगा 2, 8, इस तरीके से भी स्टेबल हो जाएगा। और अगर ये 6 लूज कर दे,
तब इसके आउटर शेल में 2 आ जाएंगे, इसका पहला शेल कंप्लीट हो गया। इस तरीके से भी स्टेबल हो जाएगा ये। अब इसमें से काम होगा क्या कि जो लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो प्रेफर्ड होगा, ये 2 गेन करेगा। अगर गेन करेगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, और कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 2, तो 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और आगे बात लेके जाते हैं तो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर हम यहाँ पे उठा लेते हैं एल्यूमिनियम को, एटॉमिक नंबर इज 13, तो हमने लिखा 2 and 8, अब हो गए 10, और ये 3 आ गए इसमें आउटर में। इसके पास 2 रास्ते हैं, या तो ये 3 लूज कर दे या फिर ये 5 गेन कर ले। अगर 3 लूज कर देगा तो आपके पास ये बन जाएगा 2 8, स्टेबल हो जाएगा। और अगर 5 गेन कर ले तो ये बन जाएगा 2 8 and 8, इस तरीके से भी स्टेबल हो जाएगा। लेकिन काम वही होगा जिसमें कम इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो, मतलब ये काम करेगा। और इस तरीके से अगर लूज करता है तो इस पे चार्ज आ जाएगा प्लस, जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना चार्ज आएगा। तो यहां पर फिर इसके बाद जो है हमारे पास जो टर्म है दैट इज आइसोटोप्स। The next term is isotopes. बेटा आइसो का मतलब केमिस्ट्री में इंग्लिश में होता है सेम। हमारे पास आगे जाके एक टर्म आएगा छोटा सा ऑर्गेनिक में, आइसोमर, ठीक है, सेम यूनिट्स। और यहां पर इसका मतलब भी कुछ सेम है। तो इसकी पहली बात डेफिनेशन ये होती है कि आपके पास हाइड्रोजन जब क्रिएटर ने बनाया तो हाइड्रोजन में हमारे पास एटॉमिक नंबर 1 होता है, सबको पता है। इसका मास नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। क्योंकि एटॉमिक नंबर इज आइडेंटिटी, तो वो तो इन सब में 1 है, इसलिए सारे के सारे हैं हाइड्रोजन कंफर्म। क्योंकि इसका प्रोटॉन नंबर जो है वो 1 है, इसलिए ये हैं तो सारे हाइड्रोजन। लेकिन इनका मास चेंज हो रहा है। ऐसे पार्टिकल को हम कहते हैं आइसोटोप्स। तो पहली बार इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए। और जब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, मेरे ख्याल में मोस्टली बच्चों को आती है, फिर भी आपको बता देता हूँ, आपको पूरा PEN लिखना है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन तीनों डिस्क्राइब करने हैं। ये डेफिनेशन एक मार्क की भी हो सकती है और 2 मार्क की भी हो सकती है। तो इस पेज के ऊपर इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट with same number of protons and electrons but different number of neutrons. Example number 1, isotopes of hydrogen. हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक को हम हाइड्रोजन ही कहते हैं जो नॉर्मल है, दूसरे को हम ड्यूट्रियम कहते हैं और तीसरे को हम ट्रीटियम कहते हैं। इसको हम H1 and 1 से रिप्रेजेंट करते थे, इसको 1 and 2 से, और इसको 1 and 3 से। एक और बात कि इसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ड्यूट्रियम को D से और ट्रीटियम को T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब अगर आपके पास अगर D और T आ जाए तो आपके पास पीरियोडिक टेबल में ये चीज आपको नजर नहीं आएगी। पीरियोडिक टेबल में अगर नजर नहीं आएगी तो आपको इनको किस तरीके से डील करना होगा, इनको एज एन हाइड्रोजन जो है आपको ट्रीट करना होगा। तो जो हाइड्रोजन करेगा वो भी ये भी करेंगे। अगर हम इसकी बेस के ऊपर इसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन फाइंड करने की कोशिश करें, जो आपको लास्ट क्लास में सिखाया था, तो वो फाइंड करते हैं कुछ इस तरीके से, इनमें कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स हैं।
आपके पास एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्लियरली मेंशन्ड है जी। पहले वाले में ये एटॉमिक नंबर होता है जो आपको बताता है इसमें प्रोटॉन एक है और इलेक्ट्रॉन भी एक है, इसलिए इसमें प्रोटॉन एक, इसमें भी एक और इसमें भी एक। इलेक्ट्रॉन भी इसी नंबर से पता चलता है आपको, तो इसका मतलब ये भी एक, ये भी एक और ये भी एक। और न्यूट्रॉन नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं आप लोग, न्यूट्रॉन इन दोनों को माइनस करना होता है, बड़े में से छोटे को माइनस करना होता है। ये तो नंबर दोनों सेम है, इसलिए इधर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा आपके पास 1, इधर आ जाएगा आपके पास 2। तो न्यूट्रॉन का नंबर जो है वो अगर चेंज हो जाए, अगर न्यूट्रॉन का नंबर चेंज हो जाए उसे हम कहते हैं आइसोटोप्स। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। इस तरीके से हम अगली एग्जांपल करने जा रहे हैं क्लोरीन की। तो नेक्स्ट इज आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है 17 एटॉमिक नंबर, दूसरे का भी 17। एक का मास होता है 35 जबकि दूसरे का मास नंबर होता है 37। यहां पर आपको एक और चीज भी याद करनी होगी कि इसकी परसेंटेज 75% होती है और इसकी परसेंटेज 25%। मतलब अगर आप 100 पार्टिकल इसके लेके आते हैं उनमें ये रेशियो फिक्स है। और जब से ये यूनिवर्स बना है ये आइसोटोप्स मैंने नहीं बनाए, ना ये बनते हैं, बल्कि कुदरती तौर पे एग्जिस्ट करते हैं, क्रिएटर ने ही बनाए। आप दुनिया के किसी भी जगह से सैंपल कलेक्ट करेंगे या इनको प्रिपेयर करेंगे, तो अगर आप इसको लेके आते हैं क्लोरीन के, हर 100 में से 75 ये वाले होंगे और 25 ये वाले होंगे। पहला काम ये कर लेते हैं कि हम इसमें से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन फाइंड कर लेते हैं। तो इसका प्रोटॉन एटॉमिक नंबर चेक कर ले आप लोग, आपके सामने इसका आंसर आ जाएगा। तो एटॉमिक नंबर आपके सामने डिस्प्लेड है, ये इनका एटॉमिक नंबर है। इसकी बेस के ऊपर इसमें दोनों में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर हम निकाल सकते हैं। तो 17 प्रोटॉन्स हो गए इसमें और 17 प्रोटॉन्स हो गए इसमें। इलेक्ट्रॉन का नंबर भी यही होता है, तो ये दोनों भी बराबर हो गए। अब मास नंबर के लिए यू नीड टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द लोअर नंबर फ्रॉम हायर नंबर। जो छोटा नंबर है उसको बड़े में से माइनस कर देंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा 18 जबकि ये आ जाएगा 20। अगेन यू विल सी के न्यूट्रॉन नंबर इज चेंज्ड, ये नंबर चेंज हो रहा है, जबकि प्रोटॉन उसका नंबर सेम है। अब इसके बाद जो है अगर हम चलते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया हुआ है। मतलब अगर हम चलते हैं पीरियोडिक टेबल में, हमारे पास हर एटॉमिक नंबर के हिसाब से एक बॉक्स असाइन किया हुआ है। तो आपके पास यहां पर मैं नंबर लिखता हूं और फिर आप देखिए कि मैंने लिखा 15, फिर मैंने लिखा 16 और फिर मैंने लिखा 17। 15 में आ जाएगा फास्फोरस, 16 में आ जाएगा सल्फर एंड इसमें आ जाएगा क्लोरीन। अब इसका मास नंबर भी वहां पे लिखा होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 31, यहाँ पे लिखा हुआ है 32। लेकिन क्लोरीन का मसला ये है कि इसके 2 आइसोटोप्स है। अब अगर 35 लिखेंगे आप तो लोग भूल जाएंगे 37 भी कोई होता है, और अगर आपने 37 लिख दिया तो लोग फिर 35 को भूल जाएंगे। इसलिए इसका जो है यहां पर हमने जो लिखा हुआ है दैट इज एक्चुअली एवरेज। इसका एवरेज मास निकाल के लिखा हुआ है। अब ये एवरेज मास कैसे निकालते हैं, इसे हम कहते हैं रिलेटिव आइसोटोप, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास जो है एक्चुअली इट इज मास ऑफ एन एटम it is not mass, it is actually average mass. Average mass of an atom from its isotopes, और किसी भी चीज का मास जब हम वे करते हैं यहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट में, तो उसके साथ ये बात फिक्स होती है रिलेटिव टू 1/12 ऑफ कार्बन 12।
ये आपको कुछ टाइम के बाद बताऊंगा इसका, रिलेटिव टू 1/12 ऑफ कार्बन 12। अभी सिर्फ ये कि ये एक एवरेज मास होता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास दो पार्टिकल्स हैं, एक बॉक्स ए है और एक बॉक्स बी है, इसका मास जो है दैट इज 30 ग्राम, जबकि इसका मास जो है दैट इज 10 ग्राम, तो इनका एवरेज कितना आ जाएगा? आप इसके एवरेज के लिए क्या करेंगे, 30 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, और फिर आप बोल देंगे 20 इसका एवरेज आ जाएगा। ये 20 मास इन दोनों का एवरेज मास आ रहा है, ना तो 20 मास ए का है ना ये बी का है। इसी तरीके से अगर यही क्वेश्चन हमसे बढ़ा देता है, वो हमें कहता है कि अब आप अगर ये बात समझ गए हैं तो इसी बेस के ऊपर क्या आप ये बता सकते हैं कि अगर इफ यू हैव 10 A and 3 B, find एवरेज मास, ए का मास एंड बी का मास, इसका मास 30 है, इसका मास 10 है। अगर तो ये दोनों एक एक थे, आपने बड़े आराम से निकाल दिया, लेकिन अभी क्या ये मुश्किल हो गया क्वेश्चन? अभी भी उतना ही आसान है। तो आपने एवरेज निकालने के लिए पहले ऐसा क्यों किया था, जरा गौर से देखिएगा। आपको बोला था सिर्फ एक एक पार्टिकल है, तो आपने इसका पार्टिकल भी एक था और इसका पार्टिकल भी एक था, इसलिए आपने डिवाइड कर दिया था, इसको 2 से डिवाइड कर दिया था। एक ये पार्टिकल था, एक ये पार्टिकल था, आपने नीचे लिख दिया 2। आपने 2 से डिवाइड इसलिए किया था कि दोनों एक एक थे। अब कौन सा मुश्किल है? अब भी हम ऐसे ही करेंगे कि 31 का मास है, एक पार्टिकल जिसका मास 30 है, एक पार्टिकल जिसका मास 10 है, डिवाइड किससे करना है और कितने कितने पार्टिकल्स हैं? ही सेज के 10 पार्टिकल्स हैं ए के और 3 पार्टिकल्स हैं बी के। तो अगर आपको अब एवरेज निकालनी हो तो ये और ये दोनों मिला के कितने हो गए, 13। अब आप 13 से डिवाइड करेंगे। पहले आपने डिवाइड किया था 2 से, इसलिए क्योंकि दोनों पार्टिकल्स एक एक उसकी क्वांटिटी बताई थी। इस तरीके से हम इसकी एवरेज निकाल सकते हैं। तो यहां पर बेटा स्पेस के ऊपर अगर आपसे कहा जाता, अगर आपके पास ये बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है और मैं आपसे कहता कि क्लोरीन का एक आइसोटोप है, उसका मास है 35 और दूसरा इसका मास उसका है 37, और अगर आपसे पूछता कि इसका एवरेज कितना आएगा, तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे बताते कि 35 प्लस 37 डिवाइड बाई 2, इसका आंसर आ जाता 36। लेकिन पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ है 35.5। तो ऐसा क्यों है? उसकी वजह यह है कि ये दोनों एक एक पार्टिकल नहीं है, इनकी रेशियो 1:1 की नहीं है, बल्कि इनका नंबर चेंज हो रहा है। तो इसका 35.5 क्यों आता है? उसकी वजह यह है कि आपके पास 35 वाले जो पार्टिकल्स हैं और 37 वाले जो पार्टिकल्स हैं, उन दोनों को हम ऐड, इसके 75 पार्टिकल्स होते हैं, इसके 25 पार्टिकल होते हैं, इसलिए हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। इन पार्टिकल्स का नंबर जो है डिफरेंट है, तो एवरेज करने के लिए हम ये काम करते हैं। इसी बेस के ऊपर हम एटॉमिक मास का फॉर्मूला निकालते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला बन जाएगा 35 का मतलब हो गया आइसोटोप ए एंड 75 का मतलब हो गया इसकी परसेंटेज, प्लस 37 का मतलब हो गया आइसोटोप बी एंड 25 का मतलब हो गया इसकी परसेंटेज, एंड अगर कोई और आइसोटोप हो तो उसको भी, और परसेंटेज का सम हमेशा 100 बनता है। इस बेस के ऊपर हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम ए आर का सिंबल यूज करते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं फाइंड करने के लिए रिलेटिव एटॉमिक मास।
इसकी बेस के ऊपर हम एक दो क्वेश्चंस करते हैं ताकि ये बात क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज सोडियम has two isotopes sodium has two isotopes, sodium 23 and sodium 24 with percentages 90% and 10% respectively. Find AR of sodium. The फार्मूला आपके सामने मैं डिस्प्ले कर देता हूं यहां पर। ये फार्मूला था आपके सामने और ये इससे आपके पास AR आ जाएगा एंड दिस फार्मूला यू नीड टू अप्लाई हियर। नंबर 1 क्वेश्चन आपके पास ये आ गया। सेकंड क्वेश्चन भी लिख रहा हूं, इसको भी जल्दी से सॉल्व करें। एंड सेकंड क्वेश्चन आपके पास आ गया, एलिमेंट X has AR 10.7. X has two isotopes X10 and X11. Find the percentage of each isotope. ये दो क्वेश्चन है, दोनों में सेम फार्मूला यूज होगा और आप लोग इसको ट्राई करें और इसका आंसर निकालने की कोशिश करें। तो बेटा पहला वाला काफी सिंपल था और यहां पर हमने इनके आइसोटोप जो थे दो 23 24 वो लिखे, इनकी परसेंटेजेस लिख दी हमने, उसको सॉल्व कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया। सेकंड वाले में हम दोबारा फार्मूला लिख रहे हैं और फार्मूला हमारे पास यही था कि इसको हम डिवाइड कर देंगे अब इसकी 100 से। अब जो उसने डेटा दिया है उसको इसमें प्लग इन करते हैं तो AR उसने बता दिया आपको, दैट इज 10.7। आइसोटोप जो है इसके दो हैं, एक 10 वाला है और एक है 11 वाला। और जब परसेंटेजेस में बात कर रहा है तो इसका मतलब परसेंटेज का सम हमेशा 100 होता है। इसकी परसेंटेज भी नहीं पता आपको, इसकी परसेंटेज भी नहीं पता। ये दो नंबर जो है आपको नहीं पता। अगर मैं इसको x कर दूं और इसको मैं y कर दूं तो दो वेरिएबल कभी भी सॉल्व नहीं हो सकते। एक दिल में ख्याल आएगा कि मैं साइमल्टेनियस से कर लूं, x की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दूं, कुछ कहीं नहीं पहुंचेंगे, दो वेरिएबल कभी भी सॉल्व नहीं हो सकते। इसलिए कुछ और अच्छा सोचना होगा। आप अच्छा सोचने के लिए मैं आपसे पूछता हूं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, उसके बाद फिर हम इसको लेके चलते हैं। तो बस इतनी सी बात थी कि इसकी अगर परसेंटेज x होगी तो इसकी परसेंटेज हो जाएगी आपके पास 100 माइनस x, और इस तरीके से हम दोनों की परसेंटेज निकाल लेंगे। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये 100 इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा इतना, ये हो जाएगा 10x। इसको अगर खोलते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 1100 और फिर माइनस 11x। इसको सॉल्व करें तो 1100 को उधर ही छोड़ते हैं हम लोग, यहां पर हमारे पास बच जाएगा माइनस x प्लस 1100 इतना। फिर ये 1100 अगर इस तरफ आ जाए तो आपके पास आ जाएगा 1070 माइनस 1100
इज इक्वल टू -x, यहां से आ जाएगा आपके पास आंसर -30 और ये आ जाएगा -x, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x जो आपने ज्यूम किया था तो आपने लिखा कि आंसर लिखेंगे यहां पर अब कि परसेंटेज ऑफ x10 is 30 and similarly percentage of x11 will be 100 minus 30, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इज दिस ये वाला जो क्वेश्चन था, तो बेटा इसके बाद आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन का नंबर चेंज हो जाता है और आइसोटोप्स के बारे में सिर्फ एक बात स्टेट करनी है, वो कि सम आइसोटोप्स आर रेडियोएक्टिव। रेडियोएक्टिव आइसोटोप का मतलब ये है कि जो आपका एलिमेंट है इट इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स, इससे खुद ब खुद अगर एनर्जी निकल रही हो तो ऐसा कोई एलिमेंट जिससे एनर्जी निकल रही होती है, रेडिएशन निकल रही होती है, उसे हम कहते हैं रेडियोएक्टिव। इसका मतलब होता है रिलीजिंग एनर्जी। अगर कोई रिएक्शन हो रहा हो और उसमें एनर्जी रिलीज हो जाए, उस प्रोसेस का नाम होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। अगर किसी एलिमेंट से चुपचाप बैठा हुआ एलिमेंट, उससे सिर्फ एनर्जी रिलीज हो रही है, उसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिव। द एग्जाम्पल इज, हमारे पास इरेडियम होता है घड़ियों में जो रात को ग्लो कर रहा होता है, जब अंधेरा होता है इरेडियम ग्लो कर रहा होता है, घड़ियों में वॉचेस में लगाया जाता है। इस तरीके से फास्फोरस के स्विचेस आते हैं, तो फास्फोरस का पाउडर लगा प्लास्टिक में ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से रात को कुछ स्विचेस भी ग्लो कर रहे होते हैं। ठीक है, यूरेनियम भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसी रेडियो एक्टिविटी को देखते हुए एटम बम बना है। और एक आखिरी बात ये थी कि क्वेश्चन ये था कि व्हाई आइसोटोप्स शो सिमिलर केमिकल रिएक्शंस। तो ये उस दिन, तो बेटा आइसोटोप्स कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ उसमें न्यूट्रॉन का नंबर चेंज होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, और इलेक्ट्रॉन अगर सेम होंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा हमारे पास because they have same number of electrons which are responsible for chemical properties. Is this clear?